वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और हमने पहले लेक्चर में चार्ज के बारे में आपको बताया था और ये भी बताया था कि दो बॉडीज को जब हम रगड़ते हैं तो कैसे उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका एक हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी ले लेते हैं और उसमें आपको मोल का कंसेप्ट भी जो केमिस्ट्री वाला है, जो बच्चों को भूलता है, वो पकड़ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। से यू हैव बीन गिवन 1 ग्राम सोडियम एंड 2% of atoms eject। क्वेश्चन है कि टेक 1 ग्राम ऑफ सोडियम if 2% of atoms eject 1 electron each, from its न्यूट्रल स्टेट। पहले ये न्यूट्रल था और उसके बाद 2% ऑफ एटम्स इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन ईच फ्रॉम इट और फ्रॉम इट्स न्यूट्रल स्टेट। दे कैलकुलेट द चार्ज appearing on it। तो 2% of all atoms have ejected 1 electron each। तो अब देखना पड़ेगा कि 100 में से 2 एटम्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो टोटल थे कितने एटम सोडियम के अंदर। तो पहले हमें देखना पड़ेगा और इसके लिए आपको सोडियम का एटॉमिक मास दिया रहेगा। एटॉमिक मास इज 23। तो रूल ये होता है कि अगर एटॉमिक मास 23 है तो 23 ग्राम सोडियम इफ यू टेक, ये मोल का रूल है कि 23 ग्राम सोडियम इफ यू टेक, it is called 1 atomic mole of sodium and that will have 6.023 into 10 to the power 23 atoms of sodium। आपने कई बार देखा होगा कि हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ, तो जब वो मॉलिक्यूलर मास होता है तो मॉलिक्यूल्स हो जाता है और ये एटॉमिक मास है, इसीलिए 23 ग्राम सोडियम मीन्स 6.023 in 10 power 23 एटम्स ऑफ सोडियम, क्योंकि एटॉमिक मास था तो एटम्स ऑफ सोडियम। और इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो 23 ग्राम सोडियम has so many atoms and here we take 1 gram sodium, so therefore 1 gram sodium, यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 23 ग्राम सोडियम has so many atoms, so 1 gram sodium will have 6.023 into 10 power 23 atoms upon 23। 23 ग्राम में इतने एटम तो 1 ग्राम में इतने एटम। अब टोटल 1 ग्राम सोडियम था तो मतलब इतने एटम थे, इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो इतने एटम अगर थे और 2% एटम्स ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतने एटम थे, तो इसका 2% हम निकाल लेंगे कि इसके 2% एटम। एक्चुअली जब सोडियम को रगड़ेंगे तो सारे एटम के इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे नहीं, कुछ के निकलेंगे कुछ के नहीं निकलेंगे, तो वही दिया हुआ है कि 2%, तो उसका हम 2% निकाल लेंगे, 2% ऑफ दिस। तो 2% का मतलब होता है 2% पर अपॉन 100 इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23 अपॉन 23। तो 2 पर टोटल इतने एटम्स थे, तो 2% एटम मतलब इतने एटम, तो इतने एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो इतने
इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। और जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो चार्ज आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतने इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो चार्ज आएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और 23 में ये हो गया 10⁻2, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10⁻21/23 इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कूलाम चार्ज इस पे आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इतना कूलाम चार्ज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे घर में सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। तो अब हम लेते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि चार्ज में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव को अटैक करता है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। और कोई अनचार्ज्ड बॉडी है तो उसको अपनी तरफ पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव भी अट्रैक्ट करता है। ये प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। चार्ज के बारे में एक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इस पूरे यूनिवर्स का जो भी टोटल चार्ज है, मान लीजिए पूरे यूनिवर्स का चार्ज है, एग्जांपल ले लें कि 2000 कूलम एग्जांपल, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। दिस कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर आपने कहीं पर दुनिया में मान लीजिए 5 चार्ज पैदा कर दिया तो दुनिया का चार्ज बढ़ जाएगा, तो ऐसा होने नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं -5 चार्ज भी हो जाएगा और जिससे टोटल चार्ज 2000 ही बना रहे। तो अगर हम किसी बॉडी को रगड़ते हैं और चार्ज आता है, अगर यहाँ पॉजिटिव तो उतना ही यहाँ नेगेटिव, तो दुनिया में पॉजिटिव भी बढ़ा नेगेटिव भी बढ़ा उतना ही। तो कुल मिला के यूनिवर्स का टोटल चार्ज नहीं बढ़ा या नहीं घटा। इसके कई बड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं जो कि लिया जाता है, पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन। जैसे कई बार आइंस्टाइन के लॉ से, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दुनिया में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो दोनों तो गड़बड़ हो गए क्योंकि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसा आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बता दिया। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी भी सही है और वो नहीं गलत होता। मतलब चार्ज को ना तो पैदा कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। इस तरह एक और लॉ है, वो भी बड़ा फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम दुनिया में E इज इक्वल टू mc² फार्मूला ये कहता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। तो अगर आप सोचिए कि दुनिया का सबसे छोटा मास क्रिएट करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जिसका मास होता है 9.1 to 10⁻³ kg, अगर आप ये मास पैदा करना चाहें तो इस फार्मूले से आप निकालेंगे तो आ जाएगा कि 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर आप ये एनर्जी लें और उसको कंप्रेस करके आप इलेक्ट्रॉन बनाना चाहें तो नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा कि इलेक्ट्रॉन जब बनेगा तो उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो इसीलिए अगर आप इस एनर्जी से सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन बन जाए तो नहीं बनेगा। इसीलिए आपको इतनी ही एनर्जी और देनी पड़ेगी और आपको टोटल 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 पॉजिट्रॉन। क्योंकि अगर आपने दुनिया में इलेक्ट्रॉन बना लिया तो मास आपने बना लिया, कोई बात नहीं, बन सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने बना लिया और वो गलत बात हो जाएगी। इसीलिए इलेक्ट्रॉन अगर आपने निगेटिव बनाया तो एक पॉजिट्रॉन भी बनेगा जो पॉजिटिव बनेगा,
इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। और आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैंने दुनिया में चार्ज बना लिया, क्योंकि चार्ज अगर आप इलेक्ट्रॉन बना पाए तो चार्ज बना लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों जब एक साथ संसार में पैदा होंगे तो आपने मास तो बना लिया, लेकिन आपने टोटल चार्ज दुनिया का नहीं बदला। इसी तरह से पेयर एनिहिलेशन यानी पेयर का नाश जो होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को नष्ट करना चाहेंगे तो अकेला इलेक्ट्रॉन इस दुनिया से नष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन को नष्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास नष्ट हुआ, एनर्जी बन गई, कोई बात नहीं, लेकिन चार्ज क्यों नष्ट हो गया? और संसार से चार्ज नष्ट हो जाएगा, यूनिवर्स से। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक पार्टिकल होता है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और चार्ज अपोजिट होता है। आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज और नेगेटिव हो तो वो प्रोटॉन भी है, लेकिन मास इक्वल नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का जस्ट जो एंटी पार्टिकल होता है वो कहलाता है पॉजिट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिला के नष्ट करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं पेयर एनिहिलेशन। और इससे साबित होता है कि जो टोटल मास है, टोटल चार्ज है यूनिवर्स का, वो नष्ट नहीं होता। उसके बाद कई सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि दुनिया का कोई भी चार्ज का जो ट्रांजैक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में होता है। अगर चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग मान लें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता ही है, उसको अगर हम -e मान लें, थोड़ा बोलने में अच्छा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e हो तो +e चार्ज भी हो सकता है, जैसे प्रोटॉन का। तो दुनिया में जो भी लेन देन होते हैं चार्जेस की, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही होते हैं। मतलब आप किसी से 101e चार्ज ले लीजिए, दे दीजिए, ठीक है, लेकिन आप कहेंगे 101.3e ले लूंगा तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम चार्ज दुनिया में e होता है, तो e का हाफ नहीं हो सकता। 101e तो हो सकता है, लेकिन 0.3e कहां से आप लाएंगे? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि e से कम चार्ज नहीं हो सकता। तो मिनिमम चार्ज विच कैन बी गिवन एंड टेकन इज 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब चार्ज का जो दुनिया में पैकेट होता है सबसे छोटा, वो e के बराबर होता है या -e के बराबर होता है। तो ये कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है, चार्जेस के बीच में आपस में कितना फोर्स लगता है, इसके लिए कूलॉम नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था, दैट इज वेरी बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये लॉ कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, और जब भी कभी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात होती है तो इस लॉ की बात हमेशा होती है। तो आप इस लॉ को जान जाइए और इसका उपयोग करिए और इसे पूछने पर बताइए। तो कूलॉम कहते हैं कि चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये चार्ज, इसकी वैल्यू, इसका नाम रख दे क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q1, इसकी क्वांटिटी Q2, दोनों के बीच के डिस्टेंस है R। सो 2 चार्जेस एट डिस्टेंस R अप्लाई फोर्स, इक्वल फोर्स ऑन ईच अदर। दुनिया का नियम होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं किसी पे 20 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो वो भी मेरे ऊपर उस समय 20 न्यूटन फोर्स उसी समय लगाएगा ही। हर एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है। तो ये चार्ज भले 20 कूलॉम हो, ये 1 कूलॉम हो, लेकिन इनकी बीच फोर्स जो लगेगा वो इक्वल लगेगा, और वो F कहते हैं हम। तो न्यूटन कहते हैं, कूलॉम कहते हैं कि ये फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फोर्स की वैल्यू इतनी होती है, यही कूलॉम का लॉ है। यहां पर K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 बातों पे डिपेंड करती है। तो K डिपेंड्स ऑन, पहला है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, किस सिस्टम में आप मेजरमेंट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इन दोनों चार्जेस के बीच में यहां पर क्या भरा हुआ है,
मान लीजिए एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ है, तो बीच में एयर है। अब हम इन दो चार्ज को ले आके पानी में डुबा दें तो बीच में पानी आ जाएगा। तो बीच में क्या भरा हुआ है, दीवार के एक इधर कर रहे हैं चार्ज एक उधर, तो फिर फोर्स बदल जाएगा। तो चार्जेस तो वही हैं, डिस्टेंस भी वही रख सकते हैं, लेकिन बीच में दीवार आ गई तो फोर्स दूसरा हो जाएगा। तो मतलब के इस बात को बताएगा कि सिस्टम कौन सा है। और दूसरा ये है कि मीडियम, मीडियम का मतलब जो बीच में होता है, मीडियम बिटवीन चार्जेस। अब अक्सर दो चार्जेस के बीच जो मीडियम होता है वो एयर होता है, या यहां से हजारों किलोमीटर ऊपर चले जाए तो फिर वहां बीच में कुछ नहीं होता तो वैक्यूम होता है। तो दो चार्ज के बीच एयर या वैक्यूम जो मीडियम है वो अक्सर होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस। तो अच्छा, सिस्टम की बात भी करें तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th में 11th में भी, एक सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और दूसरा सीजीएस होता है, एफपीएस होता है। आजकल तो इंटरनेशनल सिस्टम ही यूज करते हैं। तो अगर सिस्टम, इसके नीचे की लाइन में यहां लिख रहा हूं, तो इफ सिस्टम इज एसआई, अगर सिस्टम एसआई है तो के की वैल्यू जो लोगों ने पता लगाया है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई तो नंबर है, ये कहलाता है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन या कई लोग इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है मीडियम पर। तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम जिसको एप्सिलॉन कहा गया है। तो अगर मीडियम फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन को बोलते हैं एप्सिलॉन ऑफ नथिंग, और फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0। तो इसकी वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने नाप लिया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स। तो ये है एप्सिलॉन की वैल्यू। तो अगर बीच में मीडियम एयर या वैक्यूम हो तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब अगर इसकी वैल्यू रख दें 4 इंटू पाई 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करने में ये पूरी वैल्यू आ जाती है लगभग 9 × 10⁹ और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला आ जाएगा, और ये तब लगेगा जब दो चार्जेस के बीच का जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, और सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल सिस्टम की खासियत ये होती है कि एसआई में जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं कूलाम में, चार्जेस यूनिट होती है कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी कहते हैं, और आर डिस्टेंस जो है वो होती है मीटर, शॉर्ट में एम कहते हैं यूनिट। तो ये फार्मूला आ गया। अब मान लीजिए कि कोई और मीडियम है, जैसे दो चार्जेस हैं और उनके बीच में यहां कुछ और भरा हुआ है, तो फिर हम उस मीडियम का एप्सिलॉन लेंगे। तो एप्सिलॉन लेंगे उस मीडियम का जो यहां भरा हुआ है, और ये देखा गया है कि वैल्यू आएगी एप्सिलॉन 0 इंटू अ कांस्टेंट स्मॉल के, वेयर के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एक्चुअली जो एप्सिलॉन था उसको हम लोग एक नाम दे सकते थे, उसको बोलते थे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये वैल्यू डायरेक्ट कांस्टेंट कहलाती है, और ये होती है रेशियो ऑफ एप्सिलॉन ऑफ मीडियम टू एप्सिलॉन ऑफ 0।
आप यहां से देख सकते हैं, अगर के की वैल्यू निकालेंगे एप्सिलॉन मीडियम तो डिवाइड होके हो जाएगा एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन 0। कुछ मीडियम हैं उनके डायरेक्टिक कांस्टेंट आप याद रख सकते हैं, जैसे एयर या वैक्यूम का डायरेक्टिक कांस्टेंट होता है लगभग 1, वैक्यूम का तो पूरा 1 होता है, एयर का 1 से थोड़ा ज्यादा 1.0003 के आसपास कुछ ऐसा होता है, आप देख लेंगे जो वैल्यू भी टेबल्स में दी होगी। वाटर के लिए डिफरेंट मीडिया का जो के होता है स्मॉल के, एयर या वैक्यूम विच इज कॉल्ड फ्री स्पेस, तो लगभग 1 होता है। वाटर अगर है तो उसका 80 होता है, पेपर है तो उसका मान लीजिए 3 to 5 के लगभग होता है, ग्लास का और इस तरह से अलग अलग मीडियम का डायरेक्टिक कांस्टेंट। तो अगर कोई मीडियम दिया हुआ है, इफ 2 चार्जेस आर प्रेजेंट एंड सम मीडियम इज फिल्ड इन बिटवीन देम, एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि मान लीजिए ये 2 चार्जेस हैं 5 माइक्रोकूलम and -4 microcoulomb kept at a distance of 20 centimeter, and here water is present between the charges। तो अगर वाटर यहां भरा हुआ है तो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, फाइंड फोर्स बिटवीन देम। क्वेश्चन है कि फोर्स निकालिए, तो फार्मूला हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 9 इंटू, आप ये कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। और सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि अगर आप क्लासेस में हमसे पढ़ते तो एक बार आप पढ़ते और वो पढ़ाई उड़ जाती, फिर बहुत आप रिक्वेस्ट करते तो मैं एक आध बार वो पढ़ाता, लेकिन जो मैंने ये रिकॉर्डिंग कर दी है इसमें कोई डाउट है तो आप TVS केयर में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर डाउट नहीं है या आप 3 बार 4 बार 10 बार 100 बार पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप मेरे ये जो डायलॉग हैं आपको याद हो जाएंगे। तो जो बातें हम कह रहे हैं, जो हम लॉस कह रहे हैं, वो सब आपको याद हो जाएं और ना भूलें। इसके अलावा और पढ़ाई क्या होती है, तो अगर मैं पढ़ाता भी, आप क्लास में आते तो आपको घर जाकर उसे नोट्स बना के बार बार दोहराना ही पड़ता, तो आप मेरे इस लेक्चर को बार बार सुन लीजिए और आपको याद करने की दिक्कत नहीं आएगी, वो अपने आप आपको रट जाएगा। तो एक क्वेश्चन और ऐसा ही हम ले सकते हैं जो कि घर में आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे मान लें ये 50 माइक्रोकूलम या 50 पिकोकूलम चार्ज है और 20 पिकोकूलम चार्ज है। पिको क्या है आप बुक में ढूंढ लेंगे, और इनके बीच डिस्टेंस। एक चीज़ और मुझे याद आ रही है प्रॉब्लम में कि पिछली बार जो डिस्टेंस हमने आपको शायद सेंटीमीटर में दे दी थी, तो आप उसे मीटर कर लीजिएगा तभी हम उसको पुटिंग कर पाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो इनके बीच के डिस्टेंस मान लीजिए 3 मीटर है, और अगर यहाँ पर मीडियम है एयर, तो आप इनके बीच का फोर्स निकालिए। तो ये क्वेश्चन आप घर में कर लेंगे। कुछ और हम क्वेश्चन चार्ज के बड़े अच्छे ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चार्ज हमने किसी मेटल ब्लॉक में दे दिया, मेटल ब्लॉक में हमने दे दिया चार्ज, तो अगर हमने किसी प्रकार चार्ज यहां पहुंचा दिया, अगर हम किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज देना चाहते हैं तो इसका मतलब हम उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा दिया, तो ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं। तो देखिए जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कोई भी दुनिया में वो 3 तरह के होते हैं। वन इज गुड कंडक्टर या केवल कंडक्टर उसको बोलते हैं। सेकंड इज बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, और थर्ड होते हैं एक सेमी कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर वो होते हैं जैसे कि मेटल्स है,
फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, जिसमें कि चार्ज फ्लो कर सकता है। अगर आप मेटल के किसी रॉड में एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जोड़ दें तो वो दूसरी तरफ अपने आप पहुंच जाएगा चार्ज। तो जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर जिनमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, जैसे कि सूखी लकड़ी है, माइका है, ग्लास है, प्लास्टिक है, तो बैड कंडक्टर हो गया प्लास्टिक जैसी चीज। और सेमी कंडक्टर भी होते हैं, उनमें कुछ चार्ज रन करता है, उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि गुड कंडक्टर, जिसमें कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दो नाम आते हैं, कुछ और नाम भी आते हैं। ये सेपरेट चैप्टर सेमी कंडक्टर्स का आएगा जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए गुड कंडक्टर वो बॉडी है जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है। तो अगर ये मेटल का ब्लॉक है और इसमें प्लस प्लस चार्ज है तो ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और चार्ज फ्लो कर सकता है तो होगा क्या, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो दूर भाग जाएंगे, और भागते भागते ये सारे के सारे जो चार्ज हैं ये आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ भी बाहर से बाहर पहुंच जाएंगे, अंदर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अंदर रहेंगे तो फिर रिपेल करेंगे, फिर दूर चले जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी निकल के आई कि अगर किसी इफ ए कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन दैट चार्ज all charge runs to the outer surface, no charge remains inside। अब ये बात अलग है कि आप अगर बाहर से कुछ और पॉजिटिव चार्ज हैवी दे के इनको इधर से दबा दें तो ये अंडर प्रेशर आ जाए अंदर, वो अलग बात है। बट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रेशर ऑल द चार्जेज विल रिमेन आउटसाइड। इसीलिए कहते हैं कि जैसे कार से कोई जा रहा है और बिजली गिरती है तो अंदर बिजली, जो कार चार्ज हो जाएगी और आपको झटका लग सकता है, तो अगर आप कार में हैं तो अंदर बिजली नहीं पहुंचेगी, कार के बाहर ही बाहर रहेगी। कहते हैं एरोप्लेन जब उड़ता है तो हवा को रब करता हुआ जाता है तो काफ़ी चार्ज आ जाता है, लेकिन वो चार्ज एरोप्लेन की बॉडी पर रहता है। तो जब एरोप्लेन उतरता है तो पहले उस चार्ज को हम ज़मीन में गाड़ देते हैं। कैसे, ज़मीन के अंदर कुछ वायर गड़े रहते हैं गहराई पर, तो वो जा करके उनको एरोप्लेन की बाहरी बॉडी में टच कराया जाता है और चेक करते हैं कि कोई चार्ज नहीं बचा, तब एरोप्लेन का गेट खोलते हैं और लोग बाहर निकलते हैं। इसी तरह से कई बार किसी ट्रक में जिसमें बारूद या पेट्रोल जाता है, आपने देखा होगा उसमें नीचे पीछे तरफ एक चैन इट कीप्स ऑन हैंगिंग झूलती रहती है, जो ज़मीन को टच करती रहती है, क्योंकि पूरा ट्रक के रगड़ने से हवा में धीरे धीरे चार्जिंग आएगी और चार्ज वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा 150-200 किलोमीटर जाने के बाद कि उसमें कहीं स्पार्किंग हो सकती है और उसके कारण पूरे एक्सप्लोसिव में आग लग सकती है। तो अगर एक चैन लटक रही है ज़मीन में, ज़मीन गुड कंडक्टर होती है क्योंकि थोड़ा न थोड़ा पानी तो रहता ही है कहीं ना कहीं, तो जुड़ी हुई है। ज़मीन कुछ गीली है तो और भी सूखी ज़मीन भी कुछ गीली हो जाती है, तो वो चार्ज धीरे धीरे ज़मीन में जाता है, तो आपका जो ट्रक है पूरा वो इतनी लंबी यात्रा के बाद भी वो चार्ज नहीं होता और स्पार्किंग की संभावना नहीं रहती। तो इस तरह से बहुत सारे मज़ेदार चार्ज के प्रॉपर्टीज़ है और उसके क्वेश्चंस आते हैं। एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि दो बॉडी हैं, दोनों का मास इक्वल है और दोनों अनचार्ज्ड हैं। वन इज गिवन पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज गिवन नेगेटिव चार्ज, नाउ कंपेयर देयर मासेस। अब अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज हम देंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और अगर इसमें नेगेटिव चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रॉन इसमें हम देंगे तो इसका मास इससे ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह एक क्वेश्चन आता है कि बबल, सोप बबल और वाटर बबल इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, तो व्हाट विल हैपन टू इट्स मास, नेचुरली कम हो जाएगा। पर क्वेश्चन आता है व्हाट विल हैपन टू इट्स साइज, तो अगर किसी बबल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी देंगे तो दैट चार्ज विल रिमेन टोटली ऑन आउटर सरफेस and they will repel each other, so they will try to go away from each other, so bubble will enlarge slightly। चाहे पॉजिटिव दें, अगर हम नेगेटिव देंगे तो वो नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, क्योंकि किसी बॉडी को जब हम चार्ज देंगे तो या तो पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे, तभी तो लगेगा चार्ज दे रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देंगे तो कुल मिला के तो खत्म हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं दिया। तो इफ वी चार्ज ए बबल either we give positive negative charge, they will further repel each other and so due to repulsion it will try to bulge out। तो किसी भी, लेकिन कोई कहे कि लोहे की बॉल को चार्ज दिया तो बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो भाई लोहा इतना मजबूत है कि इतनी आसानी से नहीं, रिपल्सन से नहीं बल्ज होगा। तो जब लिक्विड है, मुलायम है, तो वो तो हो जाएगा। तो मुलायम चीज़ों को हम चार्ज देंगे तो थोड़ा सा वो बल्ज करेंगे साइज में। मास में तो
अगर पॉजिटिव देंगे तो मास कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नेगेटिव देंगे तो बढ़ जाएगा। तो इस पे और कई मज़ेदार हमने चर्चा आगे करते रहेंगे, पर लेक्चर को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं रखते, नहीं तो आप लोग बोर हो जाएंगे, पर कोई चीज़ भूलने ना पाए, इसलिए आप लेक्चर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 से 4 बार 5 बार आप सुनिए, और जब तक कि वो मेरे डायलॉग्स आपको याद ना हो जाएं, और ये धीरे धीरे आपके नॉलेज में ऐड करेंगे, और आपको फिर बहुत ज़्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। कभी जब मन किया तो एक बार लेक्चर और देख लिया, कोई डाउट हुआ तो देख लिया। सारे लेक्चर्स आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।